22 अप्रैल 1945 को इटली के फाशिस्ट तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को उनकी प्रेमिका क्लैरेटा पेटाची के साथ गोली मार दी गई थी। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में मुसोलिनी ने एक मशहूर वक्तव्य दिया था, अगर मैं लड़ाई के मैदान से हटूं तो मुझे गोली मार दो। मुसोलिनी यह कहकर सिर्फ लफ्फाजी कर रहे थे, लेकिन जब मौका आया तो उनके विरोधियों ने उनके इस कथन का अक्षरशः पालन किया। लड़ाई में शिकस्त खाने के बाद मुसोलिनी और उनकी प्रेमिका क्लैरेटा उत्तर में स्विट्जरलैंड की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे कि डोंगो कस्बे के पास वो अपने विरोधियों के, जिन्हें पार्टिजन कहा जाता था, हत्थे चढ़ गए। उन्होंने उन्हें और उनके 16 साथियों को बिना मुकदमा चलाए कोमो झील के पास गोली से उड़ा दिया। 19 अप्रैल 1945 को सुबह 3 बजे एक पीले रंग का ट्रक मिलान शहर के पियाज़ाले लोरेटो चौक पर रुका। उसमें रखे मुसोलिनी, उनकी प्रेमिका और 16 अन्य लोगों के शव चौक के गीले पत्थरों पर नीचे फेंक दिए गए। 8 बजते बजते अखबार के एक विशेष संस्करण और एक रेडियो बुलेटिन के जरिए पूरे शहर में खबर फैल गई कि डूचे को मौत की सजा दे दी गई है और पियाज़ाले लोरेटो पर उनका शव पड़ा हुआ है। ये वही जगह थी जहां 8 महीने पहले मुसोलिनी ने अपने 15 विरोधियों को गोली से उड़वा दिया था। रे मोजली अपनी किताब द लास्ट 600 डेज ऑफ डूचे में लिखते हैं, खबर मिलते ही वहां करीब 5000 लोगों की अनियंत्रित भीड़ जमा हो गई। एक महिला ने मुसोलिनी के मृत शरीर के सिर में 5 गोलियां मारकर कहा कि उसने अपने 5 बच्चों की मौत का बदला ले लिया है। एक और महिला ने अपना स्कर्ट उठाया और सब लोगों के सामने बैठकर मुसोलिनी के विक्षत चेहरे पर पेशाब कर दिया। एक और महिला कहीं से एक चाबुक ले आई और मुसोलिनी के शरीर को उससे पीटने लगी। एक और शख्स ने मुसोलिनी के मुंह में मरा हुआ चूहा डालने की कोशिश की। इस दौरान वो लगातार चिल्लाता रहा, अब भाषण दो इस मुंह से। इस विभत्स दृश्य का वर्णन करते हुए लुसियानो गैरिबाल्डी अपनी किताब मुसोलिनी द सीक्रेट ऑफ हिज डेथ में लिखते हैं, नाराज भीड़ में इतनी नफरत थी कि वो उन सभी 18 शवों के ऊपर चढ़ गए और उन्हें अपने पैरों से कुचल दिया। तभी एक तगड़े शख्स ने डूचे के शव को उनकी बगल से पकड़कर ऊंचा उठा दिया ताकि वहां मौजूद लोग उसे बेहतर ढंग से देख पाएं। तभी भीड़ से आवाज आई, और ऊंचा, हम देख नहीं पा रहे हैं। ये सुनते ही उस शख्स ने मुसोलिनी, उनकी प्रेमिका क्लैरेटा और 4 अन्य लोगों के शव को उनके टखनों पर रस्सी से बांधकर जमीन से करीब 6 फीट ऊपर उल्टा लटका दिया। जैसे ही क्लैरेटा का शव लटकाया गया, उसका स्कर्ट मोड़कर उनके मुंह पर आ गया। उन्होंने स्कर्ट के नीचे कोई पैंटी नहीं पहन रखी थी। भीड़ ने उस हालत में भी क्लैरेटा के शव का उपहास करना जारी रखा। तभी एक शख्स ने आगे बढ़कर क्लैरेटा के स्कर्ट को उनकी पिंडलियों से बांध दिया। मुसोलिनी पर एक और किताब द बॉडी ऑफ डूचे लिखने वाले सर्जियो लुजाटो लिखते हैं कि मुसोलिनी का पूरा चेहरा खून से लथपथ था और उनका मुंह खुला हुआ था और क्लैरेटा की आंखें शून्य में तक रही थीं। तभी फाशिस्ट पार्टी का एक पूर्व सचिव अकीले स्टरेची ने बला की हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़कर अपने मृत नेता को फाशिस्ट सल्यूट दिया। उस समय उसने एक जॉगिंग सूट पहन रखा था। उसको तुरंत पकड़ लिया गया और सभी लोगों के सामने पीठ पर गोली मार दी गई। उसी समय फाशिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता फ्रांसिस्को बराशू के लटकते हुए शव की रस्सी टूट गई और वो नीचे जमीन पर आ गिरा। फिर मुसोलिनी के शव की रस्सी काटी गई और उनका शव भी सिर के बल पियाज़ाले लोरेटो के पत्थरों पर गिर पड़ा। टाइम पत्रिका के संवाददाता रेग एक ग्राहम भी इस दृश्य को देख रहे थे। बाद में उन्होंने टाइम में अपने लेख द डेथ इन मिलान में लिखा, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घटित हो रहा था। अचानक एक शख्स सभी शवों के ऊपर से चढ़ता हुआ आया और उसने मुसोलिनी के गंजे सिर पर
पूरे जोर से लात मारी। तभी एक दूसरे शख्स ने राइफल बट से मृत मुसोलिनी के सिर को फिर से सीधा किया। मौत के बाद मुसोलिनी बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने फाशिस्ट मिलिशिया की वर्दी पहन रखी थी। उनके पैरों में काले रंग के राइडिंग बूट्स थे जिनमें कीचड़ लगा हुआ था। एक गोली उनकी बाईं आंख के पास घुसकर सिर के पीछे निकल गई थी। उसकी वजह से उनके सिर में बहुत बड़ा छेद हो गया था, जिससे उनके भेजे के कुछ हिस्से बाहर निकल आए थे। उनकी 25 साल की प्रेमिका क्लैरेटा पेटाची ने सफेद रंग का सिल्क का ब्लाउज पहन रखा था। उनके सीने पर गोलियों के 2 छेद थे जिनसे खून निकलकर जम गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुसोलिनी की मौत पर लिखा, एक शख्स जो पुराने रोम के गौरव को वापस लाने की बात किया करता था, उसकी लाश मिलान के एक चौक में पड़ी हुई थी और हजारों लोग उसे ठोकर मारकर और उस पर थूक कर उसे लानत भेज रहे थे। दोपहर 1 बजे अमेरिकी सैनिकों के हस्तक्षेप के बाद सारे शवों को लकड़ी के ताबूतों में रखकर शहर के मुर्दा घर में भेजा गया। वहां पर मुसोलिनी के शव का पोस्टमार्टम किया गया। 5 फीट 6 इंच लंबे मुसोलिनी का उस समय वजन था 79 किलो। उनकी मृत्यु का कारण बनी थी 4 गोलियां जो उनके सीने को भेद गई थी। उनके पेट पर अल्सर के निशान थे, लेकिन सिफिलिस का कोई नामो निशान नहीं था। इससे पहले यह अफवाह फैली हुई थी कि मुसोलिनी सिफिलिस से पीड़ित हैं। मुसोलिनी के शव को मिलान के मुसोको कब्रिस्तान की कब्र नंबर 384 में दफनाया गया। उनके भेजे के एक हिस्से को वॉशिंगटन के सेंट एलिजाबेथ साइकियाट्रिक अस्पताल में परीक्षण के लिए भेज दिया गया, जिसे कई दशकों बाद उनकी विधवा डोना रशल को लौटाया गया। क्लैरेटा को 2 9mm की गोलियों से मारा गया। उनको भी मिलान में रीता कॉल्फोस्को के नाम से दफनाया गया। मुसोलिनी और क्लैरेटा की मौत की आखिरी गिनती 18 अप्रैल 1945 को उनके मिलान पहुंचने के बाद से ही शुरू हो गई थी। 21 अप्रैल को अमेरिका के ओएसएस के छाताधारी सैनिकों को भेजकर मुसोलिनी को गिरफ्तार करने की योजना को हाईकमांड ने मंजूरी नहीं दी थी। अगले ही दिन मुसोलिनी की सुरक्षा में लगी जर्मन वेफन एसएस बटालियन को हटाकर बढ़ती हुई मित्र देशों और कम्युनिस्ट पार्टीजन की सेनाओं का सामना करने भेज दिया गया। ब्लेन टेलर वॉरफेयर हिस्ट्री नेटवर्क में छपे अपने लेख द शॉकिंग स्टोरी ऑफ हाउ मुसोलिनी डाइड में लिखती हैं कि उस समय इस तरह की खबरें थीं कि मुसोलिनी के कुछ फाशिस्ट सहयोगी और क्लैरेटा का भाई मार्सेलो मुसोलिनी की हत्या करने की योजना बना रहे थे। यह भी कहा जा रहा था कि जर्मन भी अपनी खाल बचाने के लिए मित्र देशों से मुसोलिनी का सौदा करने के लिए तैयार हो गए थे। कैथोलिक चर्च और कुछ दक्षिण अफ्रीकी देशों ने भी मुसोलिनी को शरण देने की पेशकश की थी, लेकिन मुसोलिनी ने उसे यह कहते हुए नामंजूर कर दिया था कि वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब मुसोलिनी को पता लगा कि 25 अप्रैल को जर्मन सैनिक गुप्त रूप से हथियार डालने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने आनन फानन में मिलान छोड़ दिया। उनके साथ उनके जर्मन बॉडीगार्ड चीफ फ्रिट्ज बर्जर और सीक्रेट पुलिस लेफ्टिनेंट ओटो किस्नेट भी थे। उन दोनों को आदेश थे कि वो मुसोलिनी को अपनी आंखों से ओझल न होने दें और अगर वो भाग निकलने की कोशिश करें तो उन्हें तुरंत गोली मार दें। मुसोलिनी को हालांकि ये बता दिया गया था कि तटस्थ स्विट्जरलैंड उन्हें अपने यहां स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वो इसके बावजूद अंतिम लड़ाई लड़ने के बजाय स्विट्जरलैंड की ही तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मुसोलिनी स्विट्जरलैंड न जाकर नात्सियों के नियंत्रण वाले ऑस्ट्रिया के टिलोरियन इलाके में जाना चाहते थे। 27 अप्रैल को भाग रहे मुसोलिनी के काफिले को कोमो झील के पास 52वीं गारिबाल्डी पार्टिजन ब्रिगेड के सैनिकों ने रोका। उन्होंने जर्मन सैनिकों से कहा कि उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा, बशर्ते वो अपने साथ चल रहे इटालियंस को उनके हवाले कर दें।
रे मोस्ली कहते हैं कि मुसोलिनी के साथ चल रहे लेफ्टिनेंट हांस फॉलमेयर और फ्रिट्ज बर्जर इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। जब बर्जर ने अपना यह फैसला बख्तरबंद गाड़ी में चल रहे मुसोलिनी को सुनाया तो उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन कोई और चारा न होने के कारण वो इसके लिए राजी हो गए। तब बर्जर ने अपना एक ओवरकोट उतारकर मुसोलिनी को पहना दिया, लेकिन मुसोलिनी इसको पहनते हुए झिझक रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनके लिए ये बहुत शर्म की बात होगी कि उन्हें एक जर्मन वाहन में एक जर्मन सैनिक की वर्दी पहने हुए पकड़ा गया। बख्तरबंद गाड़ी से उतरकर मुसोलिनी दूसरे ट्रक में सवार हुए। उन्होंने जर्मन सेना का स्टील हेलमेट उल्टा पहन रखा था। लेफ्टिनेंट बर्जर ने उसे सीधा किया। काफिले में चल रहे चौथे ट्रक के कोने में पड़े मुसोलिनी ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो शराब के नशे में धुत हैं, लेकिन एक ऑस्ट्रियन और फाशिस्ट पार्टी की निकोला बोम्बाची ने पार्टिजन्स को बता दिया कि काफिले में कुछ इटालियन भी चल रहे हैं, इसलिए आप ट्रकों की तलाशी लीजिए। तब पार्टिजन ने दोबारा ट्रकों के काफिले को रोका। इटली की नौसेना के एक पुराने नाविक जिसीप नेग्री ने ट्रक की तलाशी ली और उसने मुसोलिनी को तुरंत पहचान लिया। उसने अपने साथी अरबानो लजारो को खबर दी कि मुसोलिनी हमारी गिरफ्त में है। लोजारो ने ट्रक के ऊपर चढ़कर मुसोलिनी के कंधे को थपथपाते हुए कहा, कॉमरेड, लेकिन मुसोलिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने और ऊंची आवाज में मुसोलिनी का कंधा थपथपाते हुए फिर पुकारा, योर एक्सीलेंसी। मुसोलिनी फिर भी चुप रहे। तब लजारो ने तीसरी बार कहा, केवेलियर बेनेटो मुसोलिनी। बाद में उन्होंने ज्ञात किया, मैंने मुसोलिनी का हेलमेट उतारा, उनका सिर गंजा था, फिर मैंने उनका सनग्लास उतारकर उनके कॉलर को नीचा किया। मेरे सामने मुसोलिनी बैठे हुए थे। लजारो ने मुसोलिनी की मशीन गन उठा ली और तभी मुसोलिनी ने बिना कोई शब्द कहे खुद अपनी 9mm की लंबी नाल वाली ग्लिसेंटी ऑटोमेटिक पिस्टल उनके हवाले कर दी। तब लजारो ने उनसे पूछा, क्या आपके पास कोई और हथियार हैं? इस पर उन्होंने कहा, मैं मुसोलिनी हूं, मैं आपके लिए कोई मुश्किलें नहीं पैदा करूंगा। मुसोलिनी को ट्रक से उतारकर टाउन हॉल ले जाया गया। रे मोस्ली के अनुसार मुसोलिनी ने फ्रिट्ज बर्जर का दिया हुआ ओवरकोट उतारा, क्योंकि यह कोट उनके लिए बहुत बड़ा था। इसके नीचे उन्होंने एक काली कमीज और मिलिशिया पतलून पहनी हुई थी। उस समय उनके हाथ में एक ब्रीफ केस था जिसमें उनके बहुत महत्वपूर्ण निजी कागजात थे। जब उनसे वो ब्रीफ केस लिया गया तो मुसोलिनी ने कहा, इसे संभाल कर रखिए, इसमें इटली का भाग्य कैद है। बाद में जब इन कागजों की जांच की गई तो उसमें मुसोलिनी द्वारा हिटलर और चर्चिल को लिखे गए पत्र मिले। इसमें इटली के क्राउन प्रिंस अम्बर्टो की समलैंगिक गतिविधियों का ब्यौरा भी मिला। मुसोलिनी को फिर बोन्जानिगो के फार्म हाउस में ले जाया गया। थोड़ी देर बाद उनकी प्रेमिका क्लैरेटा पेटाची को भी वहां पहुंचा दिया गया। उन दोनों ने एक ही पलंग पर वो रात बिताई। इस बीच कर्नल वलेरियो को उन्हें मौत की सजा देने के लिए मिलान से भेजा गया। वलेरियो ने मुसोलिनी और क्लैरेटा दोनों को एक कार में बैठाया। बाद में 19 वर्षीय डोरोना मजोला ने दावा किया कि उन्होंने डिमारिया फार्म हाउस के ठीक बाहर मुसोलिनी और क्लैरेटा को गोली मारे जाते हुए देखा था। बाद में इस दावे के आधार पर ही इतिहासकारों ने इस तथ्य को चुनौती दी कि उन दोनों को विला बेलमोंट के मुख्य द्वार पर गोली मारी गई थी। इस बात पर विवाद है कि मुसोलिनी और क्लैरेटा पर सबसे पहले गोली किसने चलाई। ये भी कहा गया कि पहले ही मार दिए गए मुसोलिनी और क्लैरेटा के शवों पर विला बेलमोंट पर दोबारा गोली चलाई गई। बाद में मार्च 1947 में रोम में हुई एक चुनाव रैली में पार्टिजन के वॉल्टर ओडिसियो नामक शख्स ने 40,000 लोगों के सामने स्वीकार किया कि उसने ही मुसोलिनी और क्लैरेटो को गोली मारी थी। ओडिसियो ये चुनाव जीत गए। बाद में यह तथ्य भी सामने आया कि गोली चलाते समय ओडिसियो की सब मशीन गन और पिस्टल दोनों फेल हो गए
और तब ओडिसियो ने अपने एक साथी मोरेटो की सब मशीन गन से मुसोलिनी पर 5 गोलियां चलाई थीं। बाद में वेलेरियो ने मुसोलिनी के अंतिम समय का वर्णन करते हुए कहा कि मुसोलिनी अपने आखिरी समय में डर से थर थर कांप रहे थे और अपना जीवन बख्श दिए जाने की गुहार कर रहे थे। एक पार्टीजन के अनुसार मुसोलिनी के अंतिम शब्द थे, मेरे सीने में गोली मारो। एक दूसरे शख्स ने याद किया, मुसोलिनी ने कहा कि मेरे दिल का निशाना लो। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुसोलिनी के शव के साथ जो बदसलूकी हुई, शायद उसी ने हिटलर को आत्महत्या करने और उसके बाद अपने शव को जलवा देने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर कर्टजर ने अपनी किताब द पोप एंड मुसोलिनी में लिखा, मुसोलिनी की मृत्यु का समाचार हिटलर को रेडियो से 29 अप्रैल 1945 को अपने भूमिगत बंकर में मिला। सारा विवरण जानने के बाद हिटलर ने कहा, मेरी लाश किसी कीमत पर दुश्मनों के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। रेहान